अच्छा जी, स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होगे और आप लोगों की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक किस किस को पता है? आज का क्या टॉपिक है गाइस? किस किस को पता है टॉपिक के बारे में? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें आज का क्या टॉपिक है और किस किस को इस टॉपिक के बारे में पता है। अगर किसी का इस टॉपिक के लिहाज से कोई माइनर और मेजर थोड़ा सा भी पर्सपेक्टिव है तो वो बता सकता है। Why we need to become entrepreneur? Yes, of course. या तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, तो डन। ठीक है। जब एंटरप्रेन्योर, व्हाई वी नीड टू बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का जब वर्ड आता है तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी या फिर कोई भी बात आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो वो शेयर कर सकता है। मतलब एक होता है ना, एक आइडिया। मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके माइंड में इस वर्ड को लेके क्या आइडिया है। कि मैम जब कोई अपना अंपायर बनाता है और एज अ बिजनेस ओनर के तौर पे उसका यानी कि ओनर कहलाता है, तो वो कैसे उसको कह सकते हैं हम एंटरप्रेन्योर, जिसके अंडर काफी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उसकी अपनी कंपनी होती है। ओके, नाइस। चलो, ओके, डन है। और किसी का कोई पर्सपेक्टिव? किसी का नहीं है? ओके, सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज पर्सन इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कमर्शियल अंडरटेकिंग, वन हु अंडरटेक्स अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज। वो इंसान जो स्टेप लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, किस चीज के लिए? डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रनिंग के लिए, सेटिंग के लिए, कि वो अपना एक बिजनेस सेट करे, एक एम्पायर बनाए और फाइनेंशियली रिस्क लेना चाहता है वो। ठीक है। टेकिंग अप फाइनेंशियली रिस्क ऑल्सो। अगर वो ये रिस्क नहीं लेता है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो चाहता है कि मैं एक अपने बलबूते पे या फिर खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे इंट्रोड्यूस कराओ मार्केट में। वो चाहे यंग हो, ओल्ड हो। वैसे हमारे सामने तो यंगस्टर्स ही है, यंगस्टर्स से ही स्टार्ट लिया जाता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप नहीं कुछ भी कर सकते हो। रिस्क फैक्टर एंटरप्रेन्योर में बहुत ज्यादा होता है। इसके 3 स्टेप होते हैं एंटरप्राइज तक आने के लिए। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर, जब वो सोचता है कि मुझे ये काम करना है, और देन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है। ठीक है। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। जब वो ये काम स्टार्ट कर देता है, रिस्क लेता है, काम को करने के लिए कदम उठाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसने एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो काम करने के लिए रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? 3 चीजें हैं टोटल: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। ठीक है। लास्ट में हमने देखा ना, एंटरप्राइज बन जाता है। तो वो कैसे बनता है एंटरप्रेन्योर? वो इंसान जो रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? वो प्रोसेस को कहते हैं जो वो थिंक करता है, सोचता है, फिर देन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उस प्रोसेस को करते हुए जो आउटकम आता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो हमेशा रिस्क इसलिए लेता है ताकि अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज कर सके, आपकी जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जा सके, जो उसके आसपास के एरियाज हैं, जो उसके करीब के एरियाज है, वहां पे जो यंग जनरेशन है जो देखता है कि यार आजकल बहुत लोग जॉबलेस हैं, उनका फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए वो रिस्क लेता है। ठीक है। अपने आप को एज अ बिजनेस ओनर इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो रिस्क लेता है। वो रिस्क इसलिए नहीं लेता है कि वो फेल हो जाए। उसकी नजर में फेल होना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसकी नजर में फेल होने का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग। ठीक है। उसकी नजर में फेल हो जाना वो नहीं है कि हार के बैठ जाना। ठीक है। वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता है, वो कभी नेवर गिव अप नहीं करता है, वो गिव अप नहीं कभी करता। वो कहते हैं नो, व्हाट इज गिव अप? नेवर गिव अप, ऑलवेज नेवर गिव अप। तो उसकी नजर में गिव अप कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो रिस्क लेता है काम को करने के लिए।
देन जब वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती हैं, आउटकम्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो छोटा सा सेक्टर होता है, उनका जो छोटी सी कंपनी होती है, वो एक बड़ी कंपनी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। ओके, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सिर्फ हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं उठानी है, सिर्फ 2-3 साल की उठानी है, ठीक है। 2018 से आप जाके सर्च कर सकते हो कि पाकिस्तान में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर पैदा हुए हैं, जिन्होंने ये चीज साबित किया कि 18 साल से लेके 22 साल में हम वो सब कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सामने इतनी बड़ी कम्युनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो अपनी 50 साल की सर्विस या 35 साल की अप्रोक्सीमेटली उनकी सर्विस होती है, 35-40 साल की, वो उसमें नहीं कर सकते हैं जितना वो इजीली एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को मनवा सकते हैं, ठीक है। इस आप फॉरएवर में देख लो, फॉरएवर में बहुत ज्यादा जो यूथ है, अतरुबा मैम, शाम सर, अनसर, फातिमा मैम, और भी बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जिनका हम बता सकते हैं कि यार ये बंदी है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आपने इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमेशा ध्यान रखना है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ट्रू जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, ऑलवेज जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कभी भी जॉब सीकर नहीं होगा, वो कभी भी किसी जॉब को सर्च नहीं करेगा, चाहे उसको सक्सेसफुल होने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 1-2 साल भी लग जाए। जो वो काम करना चाह रहा है उसमें उसको 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो कभी भी जॉब को सीख नहीं करेगा, वो कभी भी किसी जॉब को सर्च नहीं करेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स गुड कि वो अपनी स्किल्स को इनहेंस करने में टाइम लगाए, एज कम्पेयर टू दिस कि वो जॉब के लिए टाइम वेस्ट करे, जॉब के लिए धक्के खाए और जॉब के लिए घर से बाहर जाए। अभी रिसेंटली मायरा आहद नाम है उनका, मायरा मुनव्वर, बहुत बड़ी एचआर टेक में एचआर डिपार्टमेंट में हेड है वो, हमारे सेशन में आई, कोच है मेरी और मेंटोर भी, कहती क्या करना चाहती हो? मैंने कहा एक ही चीज चाहती हूँ, कभी जॉब ना करनी पड़े। कह रही इंटरप्रेन्योर बनना है। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, मेरी विश है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं और मार्केट में ये चीज इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मेरे से बेहतर एंटरप्रेन्योर और कोई हो नहीं सकता। कहती वेरी वेल डन। कहते हैं एंटरप्रेन्योर ही, और आप यकीन करो वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उन सब में से सिर्फ एक मैं ही थी जिसने ये बोला कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे जॉब नहीं करनी। बाकी मुझसे डबल डबल एज के भी, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका तजर्बा है खड़ा सामने, उनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक आजाद ख्याल इंसान होता है, वो अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, उसको नहीं प्रेशर होता है इस चीज का कि वो बॉस क्या बोलेगा, वो बंदी क्या बोलेगी आके, यार सारा गड़बड़ कर दिया है, लैपटॉप उठा के फेंक देंगे, चेयर फेंक देंगे, डजेंट मैटर यार। एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता ही नहीं है कि आप किसी के अंडर कंट्रोल आ जाओ। एंटरप्रेन्योरशिप में ये जरूर होता है कि आपका मेंटोर आपसे ये पूछ ले कि हाँ यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब ओके है ना, सब सही चल रहा है ना, ये जरूर हो सकता है। बट ये कभी नहीं हो सकता कि वो आपको आके ये बोले यार तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें मैं फायर कर दूंगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कभी भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता। वो हम्बल इंसान होगा, वो रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, वो हमेशा एक्शन लेगा, प्लान्स करेगा, वो हमेशा अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा। एज कम्पेयर टू दिस, आप जॉब को देखो, जॉब के बारे में एक बहुत ही गलत सी बात है, कहना नहीं चाहिए बट मक्खी पे मक्खी मारना, मतलब जो काम कर रहे हो, फाइलें उठा रहे हो तो फाइलें ही उठाई जानी है, उठाई जानी है, उठाई जानी है। अब रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन पे बैठी हुई है, वो क्या कर रही है? सिर्फ फोन अटेंड करिए या जो आते हैं उनको बताती है ये काम है, या यानी कि आप इस साइड चले जाएं, आप इस साइड चले जाएं। और रिसेप्शनिस्ट का क्या काम हो सकता है? एक ही काम डेली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। वो अगर कहीं और मूव ऑन भी करते हैं तो सेम वही काम कहीं और भी मूव ऑन। यार आप अब अच्छी हो गई है, आपको बात करने का तरीका आ गया, कहीं और मूव ऑन कर लो, किसी और अच्छी जगह पे देख लो अपॉर्चुनिटी, या जहाँ पे हो आपको वहां का इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है तो और अच्छा इन्वायरमेंट, या फिर और अच्छी डिमांड करो कि यार अब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मुझे किसी और सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए, मुझे किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। सेम चीजें कर करके बोर हो जाता है इंसान, तो वहां पे अपनी स्किल्स को इनहेंस नहीं कर सकता, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करता है, जैसे हीरा पॉलिश होता है ना, और उसकी हर तरफ से चमक इक्वल होती है, जितना पॉलिश होता है वो उतना ज्यादा चमकता है। एंटरप्रेन्योर और लीडर
ये दो ऐसी चीजें हैं, ये जितना ज्यादा पॉलिश होंगी उतनी ज्यादा निखरेंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पॉलिश करते हैं तो वो नहीं उस तरह से सामने आती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में स्किल्स जितनी ज्यादा पॉलिश होगी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे और उनके सॉल्यूशंस ढूंढोगे, उतना ज्यादा बेहतर वर्क आप कर सकते हो, उतनी ज्यादा सिचुएशन से निकलना आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी कल की बात है, परसों, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कासिम अली शाह साहब को देखते होंगे, पसंद करते होंगे और सुनते होंगे, और उनके लिए लोग जाते भी होंगे उनसे मिलने के लिए। वो जिस बंदी के लिए चल के आए उसका नाम है सबाहत, हमारी मेंटोर है। वो आई और वो उनके लिए खड़े होके खुद से चल के आए। उन्होंने कहा मुझे पता चला आप आई हैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपको खुद से वेलकम करने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने हमें बोला, उन्होंने कहा कि ये इतनी ग्रेट लेडी हैं, जितना आप इनसे फायदा उठा सकते हो ना उठा लो, खुशकिस्मत हो के इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, इनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप उस बंदी से कोई भी क्वेश्चन कर लो यार, स्कूल का एचआर डिपार्टमेंट आप देख लो, आप ऑफिस का एचआर डिपार्टमेंट देख लो, हर चीज के ऊपर नॉलेज, हर चीज के ऊपर नॉलेज था उस बंदी के पास। एज अ एंटरप्रेन्योर, उनकी अपनी कंपनी है, वो कंपनी रन कर रही हैं, उन्होंने उनको कैसे पता है हर चीज के बारे में? क्योंकि उन्होंने ये सारे केसेस फेस किए हैं, दैट्स व्हाई उनको हर चीज के बारे में पता है। उनको ए टू जी हर चीज के बारे में नॉलेज है कि किस सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, क्या आपको फेस करना पड़े तो किस चीज को करना है आपने टैकल। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, ये एक बंदे ने एक हिसाब से अपनी कंपनी खुद जीरो से हीरो बनानी होती है। तो उस कंपनी को जीरो से हीरो बनाने तक का जो सफर है, वो 90% अकेला तय करना होता है। तो उसको हर सिचुएशन को खुद टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर तो मैंने बता दिया कि क्या होता है। देन पहली जो लाइन थी वो रह गई, क्या थी? व्हाई वी नीड बिकम, हम लोगों को करना क्यों है, व्हाई, यानी कि हमारी व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आपकी व्हाई क्लियर होती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेते हो। वाई आपकी क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, उसके लिए रास्ते खोल देते हैं अल्लाह ताला। जब हम देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, अभी फॉर एग्जांपल जैसे रमजान आने वाला है, हालांकि हम लोगों को पता है पाकिस्तान दुनिया का वो क्या कहूँ मैं, बुरे अल्फाज ही हैं कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है कि जहाँ पे रमजान आता है तो लोग महंगाई कर देते हैं। हालांकि बाहर के मुल्कों में आप देखो तो रमजान या फिर उनका जो कोई अपना फेस्टिवल आता है 50-50% ऑफ हो जाते हैं चीजें। लेकिन रमजान एक ऐसा महीना है जहाँ पे हमें ऑफ मिलना चाहिए लोगों को, उन गरीब लोगों को जो बेचारे दो वक्त की रोटी खा पाते हैं, उनको ऑफ मिलना चाहिए। 50% ऑफ, चलो 15 या 30% ऑफ दे दो, सारी चीजों पे इंक्रीज हो जाती हैं प्राइजेस। उन कंट्रीज में से बदकिस्मती से हम उस मुल्क से हैं, बट अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है इस बंदे की नीयत है रोजा रखने की। तो वाई क्लियर होती है, हमने रोजा किसके लिए रखा? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तुम मेरे लिए रोजा रख रहे हो तो इसका अजर भी मैं ही दूंगा। वो ऑन एंड ऑफ हमारे लिए रास्ते खोलते रहते हैं, खोलते रहते हैं। हम सोचते हैं यार ये सारी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट होएगी नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो हो जाती है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने वाय हमेशा हमारे सामने इसीलिए रखा है, जब हमारी वाय क्लियर होती है ना, तो हाउ ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला क्लियर कर देते हैं। आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी जो पर्सनैलिटी है एज अ पर्सनैलिटी, आपको इतना स्ट्रांग अपने आप को करना है कि आपकी वाय कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं जानी चाहिए। आपकी वाय जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतना ज्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। सो अपनी वाय को स्ट्रांग रखो और इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली गुड होती जाएगी। ओके, सो देन इधर भी हम वाय की बात करते हैं। वाय, एक एंटरप्रेन्योर को कामयाब होने की जरूरत होती है। अब जैसे और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को सर्च करो ना, तो आप देखोगे मिलियंस में, आपको दुनिया में जब सर्च करने जाओगे, आप ग्लोबली जब सर्च करोगे, आपको मिडिल क्लास फैमिली से मिलेंगे। उस बंदे ने एजुकेशन अपनी हो सकता है कंप्लीट ना की हो, या फिर उसने बहुत ज्यादा क्राइसिस देखे हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स आपको नजर आ सकते हैं, हर पर्सनालिटी के अलग अलग होंगे, बट इनमें से एक आधा तो उसके अंदर होगा ही।
हर एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने हालात को चेंज करने के लिए निकलता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए निकलते हैं कि यार ये वाली टेक्नोलॉजी हमें इंट्रोड्यूस करानी है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करके हालात को चेंज करने के लिए निकलते हैं। वो बैकवर्ड एरिया से भी हो सकते हैं, वो फ्रंट से भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर वो किस एरिया से है। एंटरप्रेन्योर के लिए एरिया मैटर नहीं करता, उसको काम करना है, उसको हर एरिया में इक्वली काम करना है, इनोवेशन उसको लेके आनी है, बिजनेस उसको ग्रो करना है, नॉलेज उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। जैसे अभी मैंने बताया कि आप यहाँ से एग्जाम्पल लगा लो, एक माली जो है, माली के पास ज्यादा नॉलेज होगा या फिर जो एचओडी बैठी हुई है उधर ऑफिस में, बॉटनी की एचओडी है, तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि उसके पास पीएचडी की डिग्री है, या माली के पास होगा, माली के पास ज्यादा नॉलेज होगा या वो एचओडी के पास होगा जिसके पास पीएचडी की डिग्री है? अब बताओ जल्दी। थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ, अब उलट हो गया। एचओडी जो होगा ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसका नॉलेज वास्ट होगा। माली के पास सिर्फ प्लांट्स का होगा नॉलेज, उसके पास तो रूट्स का भी होगा एचओडी के पास। नहीं 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 नहीं, आप उसकी प्रैक्टिस देखो ना, माली की क्या प्रैक्टिस है, माली की प्रैक्टिस देखो। आपने कभी किसी लेडी को देखा है? बहुत कम। आप माली देखो, हजारों में माली देखोगे, किसी लेडी को ऐसे गार्डनिंग जब तक स्टडी चल रही होती है तब तक वो सिर्फ वो करेगी कि यार मैं प्लांट्स को चेक कर लूं, या फिर उनका कोई टेस्ट हो रहा है तो वो करेगी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं देखा कि हमारी जो बॉटनी की डिपार्टमेंट की एचओडी है वो जाके देखें प्लांट्स को, हो ही नहीं सकता, कभी देखा ही नहीं मैंने ऐसा। मैंने तो उनकी टीचर्स को कभी नहीं ऐसा देखा। हमेशा माली के पास ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि माली की जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आंखें बंद करके बता सकता है कि किस जड़ी बूटी को आप कैसे इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या फायदा हो सकता है। बट एज कम्पेयर टू एचओडी, आप आजकल का सिलेबस यार निकाल के देखो कि आपको जो बुक्स होती हैं, इवन मैंने भी बीएस किया है, बुक्स में से इतनी मोटी बुक्स होती हैं, उसमें से आपको क्या 2-3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, फिर मूव ऑन कर देते हैं, नोट्स मिल जाते हैं या स्लाइड्स मिल जाती हैं आपको, फिर 2-3 चैप्टर उसमें से पढ़ने होते हैं। जो पहले की स्टडी थी या जो बीए में पढ़ते थे बच्चे, आप उनकी बुक्स देखो, वो पूरी पूरी बुक में से पेपर आना होता था, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, इधर पोर्शंस डिवाइड हो गए हैं, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, बहुत लिमिटेड। तो उसमें से आप कैसे कह सकते हैं, या फिर मैं भी इस चीज को एडमिट नहीं कर सकती हूँ कि मेरा जो नॉलेज है वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू उस इंसान के जो फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो मैट्रिक है, डजेंट मैटर, उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि उसने लोगों को प्रैक्टिस में देखा है, उसने प्रैक्टिस की है इस चीज की। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने पॉलिटिक्स की क्या प्रैक्टिस की है? कुछ भी नहीं की है एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जो वहां पे शायद फाइलें भी उठा रहा है, लेकिन उसको सेक्टर ईच एंड एवरीथिंग पॉलिटिक्स का पता है, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है उसको सब पता है, मुझे नहीं पता है। हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ लिया कि इतने ये साल इसने कवर किया, ये साल इसने कवर किया, ये बेनजीर, ये भुट्टो और देन नवाज शरीफ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कि क्या क्या ईरा इन्होंने वो किया है, उस एरा में क्या क्या हुआ, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई, क्या क्या रूल्स चेंज हुए, ईच एंड एवरीथिंग हमने सिर्फ एक दफा पढ़ा या 2 बार पढ़ा, पेपर में लिख दिया। उनके जिनके सामने हुआ उनका नॉलेज कितना बड़ा होगा हमसे, जाहिर है उन, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है। जो प्रैक्टिकल इंसान होता है उसका नॉलेज बड़ा होता है, चाहे डिग्री सामने पीएचडी की 6 ले लो, कोई मैटर नहीं करती, जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, ठीक है। प्रैक्टिस वाला जो इंसान होता है ना, चाहे उसके पास डिग्री बहुत बड़ी है या छोटी है, डजेंट मैटर, उसको ज्यादा पता होता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है। और थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज हमेशा याद रखना कि थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब आप ये देख लो, फिर आप सिराज आप ही थे ना, आप देखो कि जेंडर हमारा एक सब्जेक्ट है सीएसएस में, जेंडर स्टडी, हम लोगों ने वहां पे कभी भी वुमेन्स के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना। आप वुमेन्स के अगेंस्ट एक भी लाइन लिख देते तो आपको ऑटोमेटिकली फेल कर देते हैं, आपको पता है ना इस चीज का? हेलो, आई थिंक माइक म्यूट कर लिया उन्होंने। चलो ओके, खैर कम कम टू द पॉइंट।
कि यहाँ पे टीम वर्क होता है, ठीक है। कभी भी एक एंटरप्रेन्योर ये नहीं सोचता है कि उसको अकेले को ग्रो करना है, वो टीम में हमेशा काम करता है, रिस्क लेना जानता है, वो रिस्क लेता है लेकिन हम्बली रह के। टॉलरेंस उसके अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। वो कहते हैं कि यार मुझे बर्दाश्त करना है, गलतियां या अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों को ऐसा करना है कि नहीं अगर गलत हो गया तो बस ये काम हमसे नहीं हो सकता। नहीं, गिव अप नहीं करना है, आपको स्ट्रांग रहना है। नॉलेज आपके पास बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि वो हमेशा नॉलेज के ऊपर काम करता रहता है। वो जितना ज्यादा सीखता है उतना ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर करने का इरादा कर लिया है कोई काम, आपके सामने कितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उस चीज को लेके, ऑनेस्टली स्पीकिंग कितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, कभी भी उन नेगेटिविटी को मत देखो। यार हर काम को करने के पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट्स होते हैं। 50% ही नेगेटिव है, ठीक है। जब आपका 50% नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी साइड क्लियर है, पॉजिटिव फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिविटी की ही बात करूंगी, पॉजिटिविटी अगर फैक्टर क्लियर है ना आपका कि आपको ये करना है, तो नेगेटिव चीजें आपके सामने कितनी भी आती हैं आप देख रहे हो, इट्स ओके, नो इशू, लेकिन आप ना देखो उनको, वो बेहतर होगा, ठीक है। वो इसलिए कि आप हमेशा ये देखो कि यार मैंने ये करना है। हो सकता है कि नेगेटिव हो वो काम या वो गलत हो काम, लेकिन आप उसको पॉजिटिविटी से करोगे और पॉजिटिव होके करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग हैं नॉन मुस्लिम्स की हेल्प कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, नहीं यार नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच के करो कि यार हमारे अहले किताब है, तो काम पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिविटी से काम करो, पॉजिटिव होके काम करो, वो कोई भी काम है। चाहे आपको इवन फॉर एवर के बारे में भी कुछ लोग बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं, कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, तो ठीक है कहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक चीज बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने जब अपना यहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर 2-3 लाइनें नेगेटिव बोली, तो मैंने वीडियो वहां पे ही बंद कर दी। तो मेरी सिस्टर बैठी हुई थी साथ, कहती क्यों तुमने क्यों बंद कर दी? मैंने कहा क्योंकि मैं यहाँ काम करने जा रही हूँ, मैं यहाँ की एक भी नेगेटिव चीज नहीं देख सकती। अगर मैं देखूंगी तो मैं नेगेटिव हो जाऊँ, तो मैं किसी नेगेटिविटी को माइंड में आने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे नहीं देखना है। ये चाहे सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, डजेंट मैटर, मुझे अपना काम पॉजिटिव होके करना है, दैट इज द मैटर, ठीक है। तो गलत बोल रहा है कोई, सही बोल रहा है, आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, स्कूल में पढ़ रहे होते हो, यकीन करो कोई नहीं, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे खुद कह रहे होते हैं ये स्कूल और कॉलेज नहीं अच्छा, बट स्टिल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक सोचने वाले पे डिपेंड करता है, वो किस साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, डजेंट मैटर। क्या करना है क्या नहीं करना, आप जितना पॉजिटिव होके करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप नेगेटिव हो जाओगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट व्हाट आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से करना है, डू अगेन एंड कीप डूइंग, ठीक है। परफेक्शन तभी आती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतना परफेक्शन की तरफ जाओगे। जहां पे आप लैक करोगे वहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर आपका इरादा पक्का है ना, तो इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। देन वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। आपकी जो सेक्टर्स हैं जिस तरह आपने डिवाइड किए हुए हैं कि यार ये बंदा, अब जैसे 3 लोग मिलके काम कर रहे हो एक तो तीनों लोगों की अलग अलग होनी चाहिए ड्यूटीज, कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, ठीक है। अलग अलग जब ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो एक पे सारा बर्डन नहीं होगा, ओके। आप डिवाइड करोगे, रिस्क लोगे, तीनों मिलकर साथ लोगे, हो सकता है तीनों में से एक को समझ आ जाएगी यार ये डायरेक्शन थोड़ी ठीक नहीं है, हम इस वे से काम कर सकते हैं क्या, तीनों हाँ यार ऐसे भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इससे बेहतर रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। सो देन पॉलिसीज आपने डेवलप करनी है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए,
आपने पॉलिसीज कैसे डेवलप करनी है, आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वहां पे, आपके रिसोर्स स्ट्रांग होने चाहिए। अब जैसे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, तो हमारे रिसोर्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना काम होगा। रिसोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, आपका एक अच्छा इंटरनेट, आपका फोन, ये दो चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। बहुत अच्छी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 2-2.5 करोड़ की आप ये चीजें खरीद लो, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर 20-30 हजार वाला मोबाइल है आपका और अच्छा है, तो आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आपको ये देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे आपने देखना है कि गवर्नेंस एंड पार्टनरशिप, यानी कि जो आपको गवर्न कर रहा है, जो आपको समझा रहा है, वो कितना स्ट्रांगली समझा रहा है, उसकी आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ये चीजें, ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी जो भी सपोर्ट सिस्टम है, आपका करियर के ऊपर अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन आपका जो स्टार्टअप है वो एक गुड माइंडसेट के साथ होना चाहिए, ठीक है। आपकी असेसमेंट होती रहनी चाहिए। अगर असेसमेंट नहीं होती रहेगी ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलेगा कि यार ये मेरे से गलती हुई है, काश ये मुझे पहले महीने ही पता चल जाती। तो इसलिए असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, कि आपको साथ के साथ आपकी मिस्टेक्स पता चलती रहें, ठीक है। लर्निंग मोड हमेशा ऑन रहना चाहिए आपका। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर आपकी एक्टिव रहती हैं और आप इन सारी चीजों से सीखते हो, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब वी नीड, जरूरत क्यों है, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स आर द अंडरटेकर्स। वो किसी काम को करने के लिए रिस्क लेना जानते हैं, वो किसी काम को करने के लिए स्टेप लेते हैं, और उसका प्रॉफिट जो होता है, मेक प्रॉफिट, ठीक है। पर्पस इसका क्या होता है, मेक प्रॉफिट, नो मोर नो लेस। यानी कि अगर बहुत ज्यादा नहीं भी मिल रहा है तो कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट हमेशा, डजेंट मैटर कि आप फॉर एग्जाम्पल ये सोच रहे हो कि आपको 2-2.5 करोड़ ही आए, नहीं आया, इट्स ओके, बट एक तो आना चाहिए ना, ठीक है। कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर नहीं हुआ है तो कम भी नहीं होना चाहिए, ओके। डाउटफुल वो कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो हमेशा लोगों को आगे आने का मौका देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या ये नहीं सोचते हैं कि कोई नहीं कर सकता। वो हमेशा उसको, सामने वाले बंदे की जो स्किल है या फिर सामने वाले बंदे में जो एबिलिटी है, उसके लिहाज से उसको पॉलिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये किसी को बोल दूं, एक इंसान की स्पीकिंग स्किल्स नहीं अच्छी है, और मैं उसको बोल दूं कि यार तुम सेशन कंडक्ट करो, और वो पर्सन आगे से ये बोले कि यार हमें नहीं अच्छा लग रहा है, कि मैम इनकी नहीं समझ में आ रहा है हमें, या फिर हम नहीं इनसे सीखना चाहते हैं, तो ऐसे वाला फैक्टर जब आ जाएगा, तो वहां पे लैग कर जाएंगे पर्सन, आपके पास आएंगे ही नहीं, और ट्रेनिंग सेक्शंस नहीं होंगे। जब ट्रेनिंग सेक्शंस नहीं होंगे तो आपका काम कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। मतलब राइट जॉब फॉर राइट पर्सन, या राइट वर्क फॉर राइट पर्सन। तो ये एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको सही इंसान को सही काम देना है, जो वो अच्छे से कर सकता है। अगर आप कोई काम उसको वो दे देते हो जो वो नहीं कर सकता, या फिर उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, तो वो आपकी गलती है, ना कि उस इंसान की गलती जिसको आपने जिम्मेदारी दी थी, ठीक है। आपने हमेशा पर्सन को देख के रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। एट द एंड आप देखो कि एक सप्लाई चेन जब बन जाती है, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, फैसिलिटीज दे रहे हो आप लोगों को, आप जॉब क्रिएटर बन रहे हो, जॉब सीकर नहीं बन रहे हो, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। आप रॉक करते हो, लाइक आपकी जो चीजें हैं, या फिर जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्राइज में चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। आपका जो ऑटोमेटिकली एक वो लेवल जा रहा है, इकोनॉमी जा रही है आपकी नेशनल, वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन, जाहिर है एंटरप्राइज बन गई है, एक नेशनल आपकी एक कंपनी इंट्रोड्यूस हो गई है, तो आपकी जो इंटरनेशनल है या नेशनल प्रोडक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुई है, ठीक है। आप हमेशा बैलेंस्ड एरिया पे वर्क करते हो। बैलेंस्ड एरिया मतलब कि
आप ये नहीं सोचते हो कि यार लाहौर में काम करेंगे हम, लाहौर से एंटरप्रेन्योर्स उठाएंगे या फिर इनेबलर्स उठाएंगे, तो हम भक्कर से नहीं ले सकते हैं या लैया से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप ये सोचने लग जाओगे तो आप फिर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आप देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर टेक में, और ये जो हम डिजिटलाइज वर्क कर रहे हैं ना, जहाँ पे फ्लेक्सिबल आवर्स हमें मिलते हैं, इसको टेक बोलते हैं। तो आप ये देखो कि अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज है या लास्ट वीक की आई थिंक न्यूज है कि पाकिस्तान जो है वो नंबर 3 पे आ गया है ऑनलाइन अर्निंग में। तो ये सारे इंटरप्रेन्योर्स ही हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 3 पे जब आ गया है तो इट मीन्स आप सोचो कि कितना पैसा बाहर की कंपनी से अर्न किया गया होगा पाकिस्तान में, और ये कितना बेनिफिशियल है। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो सकती है, हमारे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। जो हमारी इन्फ्लेशन दिन रात, हम जब भी देखते हैं पेट्रोल को महंगा ही देखते हैं, अभी रिसेंटली सस्ता हुआ, थोड़ा टाइम पहले फिर महंगा हो गया डबल। तो ये एक सारे जो फैक्टर्स है ना वो खत्म हो सकते हैं हमारी लाइफ से, अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप को एज अ पॉजिटिव वे लेके चलते हैं, ठीक है। आपकी जो री इन्वेस्टमेंट है, आपके जो प्रॉफिट है, वो हमेशा, आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया है तो वो हमेशा उससे डबल ट्रिपल नहीं, वो उससे 10 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करोगे जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। आपका प्रॉफिट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट जब बैलेंस होता है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो, ओके। आपने डेवलपमेंट लेके आनी है, आपने डेवलपमेंट फंक्शन जो है, डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आपका जो डेवलपमेंट का फंक्शन है वो कभी भी, अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम कर रहे हो, अब ये जाहिर है आप लोगों को जॉब दे रहे हो, काम दे रहे हो, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज का एक काम है ना, आप उनके लिए वर्क कर रहे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप उनको डीमोटिवेट कर दो और ये सोचो कि वो डेवलप हो जाएंगे, तो कैसे हो सकता है। तो मोटिवेशन का फैक्टर भी उसके अंदर रहना चाहिए कि यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, ठीक है। ये वाला फैक्टर भी रहना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर तो आप काम कर ही रहे हो कि हाँ यार ऑफ कोर्स हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट अगर आप उनको ये बोल दो कि यार नहीं आप नहीं कर सकते, क्या मतलब है, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये वाला फैक्टर अंदर डाल दोगे तो मोटिवेशन ही जब नहीं रही है, इंस्पिरेशन ही नहीं आई उनके अंदर, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम किया है, ठीक है। आपको एक अवेयरनेस आ जाती है कि किस तरह से आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या फैक्टर यूज कर सकते हो, क्या चीजें यूज कर सकते हो आप, किस तरह से आपने बेहतर से बेहतर और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब सीखते हो, आप देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है यार हमें इस चीज की जरूरत है। अब एक सेशन में एक बंदी आई, उसने, मैंने कहा क्या काम करती हो आप, उन्होंने बोला मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा क्या जॉब करती हो, कहती स्कूल पढ़ाती हूँ। मैंने कहा अच्छा नाइस है, क्या पे है, कहती मैं वहां पे ना वो हूँ, क्या उसने, वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा ओ नाइस। एंड आई एक्सपेक्ट कि उसकी पे होगी यार 30+ तो होगी यार, फिर भी कोई लो भी स्कूल है ना, 30+ तो उसको देगा ही, क्योंकि वो एक वाइस प्रिंसिपल की सीट को कर रही है ना टैकल। तो उसने कहा मेरी 10,000 है। मैंने कहा सीरियसली 10,000? तो आप उसकी इमेजिन करोगे, वाइस प्रिंसिपल की 10,000 फीस है, तो बाकी जो टीचर्स को वो दे रहे होंगे वो क्या होगी, ठीक है। तो ये है, आपकी जॉब फिक्स्ड होती है, आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं वो आपका, लेकिन स्टिल आपकी स्किल्स, अब एक टीचर है वो बार बार एक ही चीज करती जा रही है, एक ही चीज करती जा रही है, एक ही चीज करती जा रही है, तो उसकी स्किल्स जो वो शायद कभी लाइफ में करना चाहती है बट नहीं कर पा रही है, वो कैसे इनहेंस होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेस्ट एरिया है, बेस्ट एक फैक्टर है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स पे काम करके उनको एनहांस करके काम कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले या फिर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली, इससे पहले मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 घंटे
नॉन स्टॉप बोल सकती थी लेकिन 3 घंटे नॉन स्टॉप नहीं। यहाँ पे मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके ये सारी चीजें सीखी हैं। अगर बेसिकली मैं ये बोलूँ कि यहाँ से मेरी स्पीकिंग स्किल्स इनहेंस हुई हैं, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं होगी, ये सच है, हकीकत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है किसी को समझ तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो करो आप लोग क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। 2 मिनट हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम आपने जो जितनी भी डिस्कशन की है इसमें आपने एचआर को क्या कहते हैं हाईलाइट किया है। एचआर प्राइवेट HR कंपनी ह्यूमन मैटर नहीं रिसोर्सेज। कर रहा। हाँ जी जी। आपने इसको इतना, वो तो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनकी तो पॉलिसीज ही नहीं प्राइवेट नहीं 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 कंपनीज नहीं, वाली नहीं, होती है। वो आप, हाँ, HR डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे HR एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम किया है। कि अभी आप ये देखो कि मेरे यहाँ पे डाउनलाइंस बैठे हैं ना, जैसे आप भी मेरे डाउनलाइन हो, तो अगर मैं आपको डिमोटिवेट कर देती हूँ कि ये आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो फिर मैंने ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या काम किया? मैंने तो उस बंदे को डिसेबिलिटी में डाल दिया ना। ह्यूमन हाँ रिसोर्सेज का लेकिन काम सिर्फ ये नहीं होता है कि एक ऑफिस में बैठ के, जिस बंदे का अपना बिजनेस है उसको ये सारे फैक्टर्स खुद से करने होते हैं जो एक ऑफिस में चल रहे होते हैं ना, जहाँ पे सेक्टर्स डिवाइड होते हैं। एक जो अपने बलबूते पे काम कर रहा है, जैसे मैं हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योर कर रही हूँ, तो मुझे ये सारे सेक्टर्स खुद ही टैकल करने हैं। मेरे जो डाउनलाइंस है उनको भी मुझे खुद से देख टैकल करनी है, ठीक है। वहां पे अलग अलग से कर रहे होते हैं पर्सन इन चीजों को परफॉर्म, बट यहाँ पे मुझे अकेली को ही मैनेज करना है। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स मेरे अपने ही हैं।